बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अब्बास शबीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तकाबुल। किर्गिस्तान में फंसे तलबा वफाकी हुकूमत के साथ साथ सूबाई हुकूमतें भी मुतारिक। खैबर पख्तूनख्वा का खुसूसी तैयारा बिश्केक से 290 तलबा को लेकर पेशावर पहुंच गया। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर हायर एजुकेशन मीना खान का कहना है कि किर्गिस्तान से आए दीगर सूबों के तलबा को वजीर आला हाउस में ठहराया गया है। तलबा की किर्गिस्तान से वापसी, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का वफाक से तनाव, वजह क्या बनी। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम आपको बताएंगे कि कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी CDA में घोष मुलाजमीन का इंकशाफ हुआ है। इस मामले में तफसील से बात करेंगे इस प्रोग्राम में। हमारे साथ शामिल गुफ्तगू हैं सूबाई वजीर हायर एजुकेशन KPK मीना खान, अजहर सिद्दीक एडवोकेट भी प्रोग्राम का हिस्सा हैं, साथ साथ सीनियर सहाफ़ी अली अकबर ख़ान और तज्जियाकार और सीनियर जर्नलिस्ट सनाउल्लाह खान, वो भी स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद होंगे। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने प्रोग्राम में वक्त दिया। मीना खान से बातचीत शुरू करते हैं। किर्गिस्तान में फंसे जो तलबा हैं उसके लिए सूबाई हुकूमत क्या काम कर रही है मीना खान? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। आपको पता है कि किर्गिस्तान में जो वाक़यात हुए और वहाँ पे जो हालात पैदा हुए, इनिशियली जो है वहाँ पे आपको पता है कि फेडरल गवर्नमेंट और वहाँ की जो हमारी एम्बेसी है उसको ऑन भी नहीं कर रही थी, बल्कि संजीदगी से उसको नहीं ले रही थी। एंड इट वाज द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा एंड चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर साहब की, जिसने इसको ऑन भी किया और हमेशा की तरह लीड लिया। उसमें इनिशियली जो है कोरिस्पोंडेंस हुई एम्बेसी के साथ भी, फॉरेन ऑफिस के साथ भी, और हम थे जिन्होंने ऑफर की फ्री जहाज़ें अपने स्टूडेंट्स के लिए, वहाँ पे जो पाकिस्तानी फंसे हुए थे उनके लिए। इस सिलसिले में आपको पता है कि परसों एक 2 जहाज़ें जो हैं वो आ चुकी हैं, एक रात को फिर अगली सुबह, जो कि तकरीबन 450 से ऊपर के करीब जो हैं स्टूडेंट्स और बाकी लोगों को लेके आए। यहाँ पे ये बात बताने की ज़रूरत है कि ये स्टूडेंट्स और ये जो पाकिस्तानी थे, ये इनका ताल्लुक सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा से नहीं, बल्कि इसमें से मेजॉरिटी, मैं खुद वहाँ पे मौजूद था उनको रिसीव करने के लिए, इसमें से ज़्यादातर लोग जो हैं वो जो बाहर से थे, खैबर पख्तूनख्वा से बाहर, वो पंजाब के थे, जनूबी पंजाब के, सेंट्रल पंजाब के और सिंध के भी इसमें से काफ़ी लोग थे। और वो जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के मेहमान के तौर पर हमने उनको CM हाउस में ठहराया हुआ था। तो ये उसके बाद जो नहीं, ये मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये बताएं कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं और ये कितने दिनों के अंदर वापस पाकिस्तान पहुंचेंगे? आपको पता है कि एक्चुअली ये काम तो है फेडरल गवर्नमेंट का कि वो टैकल करे, लेकिन हम चाहते हैं कि पाकिस्तानियों को जिन्होंने हमें मैंडेट दिया, जिन्होंने तहरीक इंसाफ को मैंडेट दिया ओवरऑल, तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तानियों को वो फैसिलिटीज़ मिले। हमने एक प्रॉपर तरीक़ेकार के तहत, जिसके अंदर हमने एक गूगल फॉर्म इंट्रोड्यूस किया और वो जो है हमने उन लोगों के साथ शेयर किया सोशल मीडिया के ऊपर, मीडिया के ऊपर। उसके ऊपर जो है रजिस्ट्रेशन जारी है। इनिशियली जो 600 लोगों की रजिस्ट्रेशन हुई थी, उसके मुताबिक 2 जहाज़ें जाके वो आई हैं। हमने आगे मजीद 2 जहाज़ें, जिसमें से अभी एक पहुंचने वाली है और एक और जहाज़ जो है जाएगी। आपको पता है कि अभी तक तकरीबन काफ़ी लोग वहाँ से आ भी चुके हुए होंगे, लेकिन इशू ये है कि 2 दिन तकरीबन 40 घंटे तक तो सिर्फ इस वजह से जहाज नहीं जा पाई कि उनको क्लियरेंस नहीं मिल रही थी। फिर बाद में पता चला कि हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके अंदर इंटरफेरेंस करके उनको नहीं जाने दे रही। फिर वो 2 जहाज पहुंच के जब हमने अगले 2 जहाज अनाउंस किए प्रोविंशियल गवर्नमेंट के फंड से, पैसों से, फिर अगेन उनको जो है उनको रोके रखा और उनको जो है टाइमली नहीं जाने दिया गया। अब इंशाल्लाह ताला एक जहाज पहुंचेगी, अगले भी पहुंच जाएंगी और जितनी हमारे पास डिमांड आएंगी, जितने वहां पे लोग विलिंगली चाहेंगे कि वो यहाँ पे आए, पाकिस्तान आए, इन हालात की वजह से खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है उनको सर्विसेज देगी। अजहर सिद्दीक साहब की तरफ मैं जाता हूँ। अजहर साहब, आपने किर्गिस्तान गवर्नमेंट को एक ईमेल की है, ये क्यों ईमेल आपने की है और उस ईमेल का मतन क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें आपने हाईलाइट की हुई हैं, कौन से सवालात हैं जो आपने उठाए हुए हैं? बहुत शुक्रिया। एक तो आपको मैं ताज़ा तरीन बता देता हूँ, आज मैंने पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल को, जो किर्गिस्तान की चंद यूनिवर्सिटियां अप्रूव की, उन्होंने चंद नहीं, असल कहानी जरा मुख्तलिफ है। असल कहानी ये है कि ये जो बच्चे गए हुए थे, इन्होंने अपनी डिग्रियां तकरीबन कंप्लीट कर ली हैं, आगे इनका लाइसेंस मिलने हैं, डॉक्टर बनना है,
तो उससे पहले जो प्रमोटर थे या कॉन्ट्रैक्टर थे, उन्होंने वहां हालात ऐसे पैदा कर दिए कि ये बच्चे अपनी तालीम मुकम्मल ना कर सके। मैं बड़ी बात कर रहा हूं आपके सामने। अच्छा। पीएमडीसी को मैंने पीएमडीसी वालों को मैंने लिख दिया है कि पूरी इंक्वायरी करके असल हालात सामने बताएं। इसी तरह मैं वजीर आजम पाकिस्तान को सेक्शन 3 पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत भी लिख रहा हूं कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी भी की जाए। उससे कबल जो है मैंने सदर किर्गिस्तान को और उनकी हेल्थ डिपार्टमेंट को ये लिखा कि ये सारे, एक तो लड़ाई कौन लोग इन्वॉल्व है, किन्होंने ये सारा तशद्दुद किया, किन्होंने ये बैठ के वायलेंस की, उसकी असल हालात आए। दूसरा, जितने पाकिस्तान से बच्चे गए हैं उनसे फीसों का स्ट्रक्चर क्या था, फीसें कैसे ली गई हैं, किस तरह फीसों का वो प्रोसेस कंप्लीट किया गया है। और हो ये रहा था, उसमें अब याद रखिएगा आने वाले दौर में अमीर मकाम का नाम आने वाला है। अमीर मकाम के करीबी कह सकते हैं, कोई दूर के नजदीक के, 100% मुझे श्योरिटी नहीं है लेकिन मैं डाटा मांगा है। इमरान नजीर एक आदमी है जिसका ताल्लुक मुल्तान से है, और वो कमाल की बात है कि वहां को यूनिवर्सिटी अपनी भी शायद को बनाई हुई है, या उनमें शेयर फीसें जाती हैं। फर्ज करें फीसें $1000 जाती है, तो वहां जमा होती है 500 या 600, बाकी $400 जो है इनके जेबों में है। फिर वहां इतने बड़े घपले हैं कि वहां के स्टूडेंट्स ने मुझे स्पेसिस के ऊपर वैसे सारा कुछ बताया। असल मकसद आपके सामने रखने का है कि ये बहुत बड़ा स्कैंडल है, गंदम स्कैंडल की तर्ज पे। तो ये क्रेडिट जाता है खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट को, ये उनके स्टूडेंट्स को रेस्क्यू करने की जो की। अब हुकूमत पाकिस्तान ने कोई अभी तक काम ऐसा नहीं किया है, मां सिवाय तस्वीरों के। और एक अमीर मकाम तो अपने जाती मसले के लिए गए हैं कि कल कहीं बात उनके ऊपर ना आ जाए, वो उस मसले के हवाले से गए हैं। और इसकी तहकीक मैं समझता हूं कि सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा को भी करनी चाहिए। ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। स्टूडेंट जितने आए हैं उन स्टूडेंट्स के बयानात लें, उन स्टूडेंट से डाटा इकट्ठा करें, मेरे तक हो सके तो मेरे तक शेयर करें। मैं अब इस मामले को कोर्ट में भी लेकर जा रहा हूं आने वाले दिनों के अंदर, और मकसद बड़ा वाज़ेह है। यानी वो हजारों स्टूडेंट गए हैं, आज उनको डिग्री ना मिली तो करोड़ों रुपया जो है उनकी जेबों से निकाल लिया गया है। वो बेचारे पढ़ने गए थे, अगर वो अनरिकॉग्नाइज्ड कॉलेजेस थे, अपना यूनिवर्सिटियां थी, तो क्यों दाखिला दिलवाया गया वहां पर, क्यों उनको बाकायदा वहां पर मजबूर किया गया। कल उनके बेचारों की जमा पूंजी जो है वो निकाल ली गई। ये इतना बड़ा जुल्म है, ये इतना बड़ा स्कैंडल है। मैं इंशाल्लाह इसके तह तक जरूर पहुंचूंगा और वो हालात कौम के सामने रखूंगा। अब ये वजीर आजम के कोर्ट में बॉल है, उन्होंने करना कुछ नहीं, उन्होंने कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट बनाना नहीं। जैसे गंदम के केस में मैंने कहा था इंपोर्ट के हवाले से, वो दबा दी गया, एक इंक्वायरी बना दी गई। यहां भी एक इंक्वायरी बना दी गई है, कमेटी बनाई है सिर्फ मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले रेगुलर कैसे करने हैं, ताकि असल बात से तवज्जो उठ सके। और वफाकी हुकूमत भी अब इसीलिए इस मामले से पीछे हट रही है कि कल कहीं अमीर मुकाम या उन लोगों को बचाते हुए वफाकी हुकूमत इस सारे मामले के अंदर लपेट में ना आ जाए। ये मेरे पास इनिशियल इंफॉर्मेशन है, आपसे मैंने शेयर कर दी है। अली अकबर खान, इसके ऊपर मैं कमेंट चाहूंगा। सूबाई हुकूमत, आप ऑन ग्राउंड्स क्या देख रहे हैं, वहां पे क्या हो रहा है, कितनी हेल्प की जा रही है सूबाई हुकूमत की तरफ से? जी शुक्रिया बाशबीर, और बड़ी अच्छी बात है। जब ये वाक़या हुआ तो सुबह सवेरे खैबर पख्तूनख्वा से आवाज़ें उड़ गई, क्योंकि यहाँ के तकरीबन 1000 के स्टूडेंट किर्गिस्तान में जो है वो ज़ेर तालीम थे, और फिर जो है मुख्तलिफ तरीक़ों से इशूज़ को उठाया गया, जिसकी वजह से वफाकी हुकूमत भी, उनको भी एहसास हो गया और खैबर पख्तूनख्वा ने अच्छे इक़दाम उठाए हैं और बर वक्त अपने लोगों से रब्ता हुआ। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर इसके लिए मुतल्लिका जो प्रोसीजर है वो फॉलो किया जाता तो बहुत बेहतर होता। सूबाई हुकूमत वफाकी हुकूमत के साथ रब्ता करती, और अगर वो फिर नहीं करते तो उसके बाद जो है वो एक तरीक़ेकार था कि अगर आप नहीं करते तो पेमेंट हम दे रहे हैं और आप लोग मतलब इसको करें। तो इसी वजह से एक चीज़ सामने आई है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जहाज़ें भेजी है। अब लाजिम है कि दो हुकूमतों के दरमियान एक ठसर है, तो वफाकी हुकूमत तो उनके हाथ में जो भी है तो वो तरीक़े अपनाएंगे, और इसी वजह से ये जहाज़ जो है वो अभी तक नहीं आए। अब हम देख रहे हैं कि 3 महीने के अंदर, जो कि तशवीशनाक सूरत हाल है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, शायद जो है चीफ मिनिस्टर साहब को ये अंदाज़ा नहीं है। ये हमने जहाज़ों के इशू पे जो है वो वायलेट किया है एक तरह से। हमने बच्चों को हम लाए, मैं फिर से कहता हूँ ये सबसे अच्छी बात है, लेकिन अगर मुतल्लिका तरीक़ाकार हम अपनाते तो अच्छा होता।
इससे 2-3 दिन पहले फिर हमने ईरानी सदर पर जो है ताज़ियती सोग का ऐलान खैबर पख्तूनख्वा की तारीख में पहली मरतबा किया कि जो है हम सोग मनाएंगे और सरकारी परचम जो है वो सरनगू रहेंगे। ये हमेशा वफाकी हुकूमत करती है और सूबे उनको फॉलो करती है। इसके अलावा जो है हम आगे ये भी देख रहे हैं कि जी बिजली के मामले पर भी चीफ मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि हम जो है वो सब चीज़ अपने कब्जे में लेंगे। तो ये हम किस तरफ जा रहे हैं। दूसरा ये कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पहले से ये ऐसे ग्रोह मौजूद हैं मुख्तलिफ सूरतों में जो कि वफाक के साथ चलना नहीं चाह रहे। तो ये चीज़ें बड़ी तशवीशनाक है और मैं इस तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि जो है वज़ीर आला साहब भी इस तशवीशनाक सूरत हाल को देखे और वज़ीर आज़म साहब भी इस तशवीशनाक सूरत हाल को देखे। मैं सनाउल्लाह खान भी प्रोग्राम में मौजूद हैं हमारे साथ। मैं डिस्कशन को थोड़ा सा चेंज करना चाह रहा हूँ। सनाउल्लाह खान से मैं बात शुरू करता हूँ। सनाउल्लाह साहब, ये जो अदलिया और वफाक में जो तनाव है, इसको आप कहाँ पर देख रहे हैं और इसका एंड क्या होगा? देखें अब्बास साहब, ये माजी में भी होता रहा, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। और जब अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले ना आएँ या जो चाहती हैं हुकूमतें या बाकी जो इदारे चाहते हैं उस तरह के डिसीजन ना हो और उस लाइन पे ना चला जाए, तो फिर मामलात इसी किस्म के होते हैं। फिर अदलिया की कोताहियाँ भी उठाई जाती हैं और दूसरी चीज़ें भी उठाई जाती हैं। लेकिन इसमें मैं समझता हूँ जो बाज़ इशूज़ हैं, मैं आपको बता दूँ। अब जिस तरह वो आज़ाद कश्मीर के एक शायर को उठाया गया है, तो वो बिल्कुल अगर आप कानूनी देखें तो वो तरीक़ाकार बिल्कुल ठीक नहीं है। अब किसने उठाया अभी तक तो पता ही नहीं है किसी को। लेकिन उसमें अगर आप उस नाम क्या है उसका, फरहाद नाम है अब्बास साहब जी हाँ, अगर आप फरहाद साहब की जिस दिन मुजफ्फराबाद में 3 लोग शहीद हुए हैं उससे एक दिन पहले की आप वीडियो देख लें, तो वो उस वीडियो बयान में कह रहे हैं कि जी 15 लोग शहीद कर दिए गए हैं और 5 लाशें और पड़ी हैं। तो वो वीडियो ही काफ़ी थी उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई के लिए, जो एक लीगल तरीका है। वो ले जाते, एक्सपोज करते, अदलिया को बताते कि ये देख लें कि जी ये इस किस्म के मैसेजेस चलाए जा रहे हैं। तो वो फिर अदलिया भी उस मामले में कानून का रास्ता इख्तियार करती, लेकिन जो तरीक़ाकार इख्तियार किया गया उससे फिर यकीनन फिर अदलिया को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से बहुत सारी की गई। मैं मीना खान साहब की तरफ जाऊंगा। मीना खान साहब, बानी पीटीआई ने एहतजाज का एक अंदिया दिया है कि मुमकिन है कि आइंदा दिनों में एहतजाज किया जाएगा, पुरअमन एहतजाज किया जाएगा। आप सूबाई काबीना के बड़े एक अहम रुकन हैं, एक अहम मेंबर हैं, तो किस तरीके से एहतजाज होगा और क्या होगा, कैसे इस बात को आप वे फॉरवर्ड करेंगे? जैसे कि आपको पता है अब्बास साहब के तहरीक इंसाफ के साथ जो पिछले 1-1.5 साल से हो रहा है, और चेयरमैन साहब से लेके सेकेंड टियर लीडरशिप और उसके नीचे फिर वर्कर्स के साथ जो होता रहा है, फिर उसके बाद जो फिर 8 फरवरी के बाद जो मैंडेट चोरी किया गया, जो फॉर्म 47 के ऊपर हुकूमत बनाई गई, उसके बाद हम जो है अदालतों में गए, ट्रिब्यूनल में गए, और वहाँ पे भी जो है हमारा यही मुतालबा है कि जिसको मैंडेट मिला है उसको हुकूमत दी जाए। हमें कहा जाता है कि आप हुकूमत के साथ बैठें। अब जिस हुकूमत का मैंडेट ही 17 सीटों का हो तो उसके साथ मतलब सर अब बैठना तो पड़ेगा ना आपको। अगली बात करें, ये बात तो इलेक्शन के बाद से हम सुन रहे हैं, लेकिन कोई रास्ता तो होगा ना, बैठना तो है आप लोगों ने। मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। अब जिस तरफ आप इशारा दे रहे हैं एहतजाज का, यही मैं कह रहा हूँ कि हम जो है हमने हर फोरम पे बात की है। हम अब जो एक अपोजिशन पार्टीज का एक अलायंस बना हुआ है, हम जाएंगे अवाम के अंदर और अवाम तक जो है हम वो अपनी बात पहुँचाएंगे कि जो जुल्म और बर्बरियत हुई है तहरीक इंसाफ के साथ, लीडरशिप के साथ, जो अदलिया के अंदर जो है हमारे साथ ज्यादतियाँ हो रही है, इस सब का हम लेके जाएंगे अवाम के अंदर। और जो मैंडेट की चोरी हुई है, और इंशाअल्लाह ताला हम करेंगे एट द एंड ऑफ द डे। बानी चेयरमैन इमरान खान साहब के कॉल पे सिर्फ सूबाई हुकूमत नहीं बल्कि पूरी कौम तैयार है। अब इंतजार बानी चेयरमैन इमरान खान के कॉल का है। इंशाअल्लाह ताला जब भी कॉल देंगे हम जो है तैयार भी हैं, निकलेंगे भी। और मैं आपको बताऊं ग्राउंड रियलिटीज बड़ी हार्श है अब्बास साहब।
लोग हमें बताते हैं, जब हम अब पब्लिक में जाते हैं, पब्लिक डेज मनाते हैं, वो अपने मसाइल लेके हमारे पास आते हैं, लोगों का एक ही सवाल होता है। लोग ये नहीं कहते ट्रांसफार्मर का क्या इशू है, लोग हमें ये भी नहीं कहते कि गली मोहल्ले का क्या इशू है, आप नाली बना के दे, आप ये काम करें। लोग पूछते हैं हमने आपको MPA बनाया, हमने आपको वोट दिया, इमरान खान कब रिलीज होंगे, इमरान खान को इंसाफ कब मिलेगा। तो मैं आपको आपके शो पे ऑन एयर बताना चाहता हूं, ऑन रिकॉर्ड लाना चाहता हूं कि लोगों को सिर्फ इमरान खान के कॉल की दूरी पे है। जब खान साहब कॉल देंगे पूरा पाकिस्तान उमड़ आएगा। अजहर सिद्दीक साहब की तरफ जाता हूं। अजहर साहब, उमर अयूब साहब ने बड़ा क्लियरली कहा है कि अगर अब हमाद अजहर साहब और किसी और से बयान दिलवाया गया तो हम उस बयान को नहीं मानेंगे। एक तरफ एहतजाज की बातें भी की जा रही हैं, एहतजाजी कॉल दोबारा से अवाम में जाने का फैसला किया जा रहा है, तो ये कितना मौसर होगा ये एहतजाज? अच्छा, एक तो देखें जी, मौसम तब्दील हो रहा है, ये मैं बता दूं आपको। गर्मी बहुत है, लेकिन इसके बाद आपको पता है फिर बादल आते हैं, ठंडी हवाएं चलती हैं, बारिश होती है, फिर तूफान आता है। सर आगे तो सावन भादरों आना है, हबस का मौसम आना है सर आगे से। मैं बता दूं आपको कि बारिश का जो ठंडे सियासी बातें ना मौसम के अंदाज में कर रहे हैं अजहर साहब, ठीक है ना, तो वो जरा समझिएगा। चौधरी परवेज लाई बाहर आ गए, इमरान खान साहब का इद्दत के केस में बरी हो रहे हैं, फैसला महफूज हो गया, एडवांस ले लें मेरे से। साइफर के केस में भी इमरान खान साहब बरी हो रहे हैं, अगर ना ज्यादा ना हो सका तो सस्पेंशन होगी। तो इमरान खान साहब का केस को अब कोई और नहीं रह गया जिसके अंदर जेल के अंदर रख सकेंगे। बड़ी ईद से पहले इमरान खान साहब को मैं बाहर देख रहा हूं। अब जो जितनी क्यादत है वो क्यादत अब देखें, अब ये सिनेरियो मैंने आपके सामने ये रख दिया है, हमाद अजहर का आ जाना, मुराद सईद भी आने वाले दिनों में, बाकी क्यादत, उसके अलावा तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान एक्टिव है। फैसलाबाद में, लाहौर में, बाकी जगहों पे जलसे, और पिंडी के हवाले से भी जलसे। मेरी अपना परसों मुलाकात रही, महमूद अजगज़ई साहब से मुलाकात रही, असद कैसर से भी रही, बाकी टीमों से भी मेरी मुलाकात रही। कि वो वाला काम है। और आगे कल मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात होकर बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, यानी अब सड़कों पे आने के लिए अब आगे मोडेलिटीज तय होनी है कि कब आना है, किस वक्त आना है, सड़कों पे कैसे आना है, कैसे चीजों को लेकर चलना है। लेकिन मैं एडवांस में आपको बता दूं, ये गवर्नमेंट जा रही है, सुबह गई या शाम गई, ये जाने वाली है। और अगर अगला जो काम है ना, अदलिया खड़ी हो गई है, अदलिया के खिलाफ जो महाज बनाया है, मैं वो भी बता दूं, मैं फैसल वाडा के खिलाफ और तलाल चौधरी के अगेंस्ट कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग शुरू करने से पहले मैं नोटिस डाल रहा हूं। उनका मैंने जो जितनी तकरीर की है उसका ट्रांसक्रिप्ट तैयार करवा रहा हूं मैं, यानी। और एक टीवी प्रोग्राम में बैठे हुए थे, और वो जो लड़ाई वहां शुरू की हुई है उन्होंने, वो क्या बताना चाह रहे हैं कि वो असल में अदलिया अब इंसाफ दे रही है ना, वो धमका रहे हैं अदलिया को कि अब इंसाफ ना दे। अब अदलिया किसी दबाव के बगैर इंसाफ फराहम कर रही है। और आप याद रखिएगा, जब एस्टेब्लिशमेंट अदलिया जब भी आमने सामने आए हैं, जीत अदलिया की हुई है। एक बात और बता दूं, जब गिदड़ की मौत आती है ना तो वो जंगल की तरफ भागता है। इन्होंने अब सबसे बड़ा जो है ना, वो हद के इज्जत का बिल जो पास करवा लिया, वो इनके गले पड़ गया। वो इतनी बड़ी एजिटेशन होनी है सहाफती तंजीमों की तरफ से, और मैंने लिखा है उसमें, मैंने और मैं इतनी खबर दे दूं आपको, गवर्नर साहब ने वो बिल मेरे खत के ऊपर जो पाकिस्तान जो साफी राना अजीम साहब की तरफ से और या मकबूल जान साहब की तरफ से और सिविल सोसाइटी ने लिखा था, आर्टिकल 116 के तहत कि ये कानून जो है आइन के आर्टिकल 19 और 19 से मुतसादम है, ये पैरेलल जुडिशल निजाम ले रहा है। ये आप अंदाजा लगाएं, आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पूछा जाएगा, यानी आपको इंफॉर्मेशन देते हैं ना तो कहेंगे भाई ये गलत है, आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। वो तो आप करते नहीं, और सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के बगैर तो साहब चल नहीं सकता है। अगर साहब इंफॉर्मेशन को साबित तो करना पड़ता है ना, अगर कोई ऐसी मालूमात दे रहा है तो उसको साबित तो करना चाहिए ना। अगर साबित ही नहीं, सोर्स ना पूछें, साबित तो कर सकता है ना इंफॉर्मेशन देने वाला, या बगैर हवा में होनी चाहिए बात। नहीं, मैं इत्तेफाक करता हूं इस बात से, जो झूठी खबरें हैं उसपे, लेकिन इसमें जो खतरनाक पहलू है कि आज तक इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। इन्होंने इस पे कॉम्प्रोमाइज लिया, यानी क्या किया कर दिया है, आपने इन्फॉर्मेशन दे दी, इन्फॉर्मेशन देते ही कोर्ट में आप कहते हैं मैं इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, कोर्ट प्रिलिमिनरी डिग्री कर देगी, आपको लीव टू डिफेंड की इजाजत ही नहीं देगी। यानी लीव टू डिफेंड होता है मनी डिग्री में, जहां यानी कर्जा लिया हुआ है, या आपने चेकों वगैरह के मामले हैं। ये पहली दफा डेफर्मेशन में लीव टू डिफेंड मैं देख रहा हूं। और आपने अपील अगर फाइल कर ली तो पैसे। अली अकबर खान से कमेंट लेना है, फिर ब्रेक के बाद यही बातचीत रखते हैं। अली अकबर खान,
सेनेटर्स काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे हैं अदलिया से। अभी हमसे पहले जो वकील साहब कह रहे थे कि जी अदलिया ठीक से मत जा रही है और रिलीजेस हो रहे हैं, हालात बदल रहे हैं, तो फिर ऐसे में ये एहतजाजी कानून की क्या ज़रूरत है, ये मुजाहिरों की क्या ज़रूरत है। एक चीज़ कोर्ट के अंदर है, केसेस है, सब ने फेस किया हुआ है, लोगों ने बड़ी बड़ी जेलें भी काटी है। अब मतलब जो अदलिया के अंदर वो केसेस सुने जा रहे हैं और बड़ी जल्दी से और रेगुलर सुने जा रहे हैं और उसमें रिलीफ भी मिल रहा है। तो मैं तो ये देखता हूँ कुछ सब्र करना चाहिए ना, ताकि अगर अदलिया इंसाफ कर रही है तो फिर सब्र करना चाहिए। पहले ही मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया है 3 साल से, अब इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस के बाद अगर फिर से मतलब जो है ये एहतजाज और ये चीज़ें होती है, कारोबार ठप हो गया है, कुछ भी नहीं है इस मुल्क के अंदर, वो सियासी अदम इस्तेहकाम बड़ी वजह है उसकी। तो मैं तो ये देखता हूँ, ये लोग भी कह रहे हैं तहरीक इंसाफ वाले, तो थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। अगर और केसेस में जमानतें हो गई है तो बाकी जो 1-2 केसेस है उसमें भी जमानत हो जाएगी। सनाउल्लाह साहब, सियासी अदम इस्तेकाम और इस तरह लगता है कि सेनेटर्स भी बहुत नाराज़ हैं अदलिया से, आप कहाँ पर इस मामले को देख रहे हैं? देखिए, सेनेटर की नाराज़गी की तो और वजह वो आपको पता ही है, वो किस तरीके से बोलते हैं और कहाँ से और मखसूस सेनेटर बोलते हैं। लेकिन जो मीना खान और अज़हर सदीक़ साहब ने बातें की हैं, एहतजाज करना है और ये करना है, तो सियासत के लिए तो ये बातें ठीक हैं, लेकिन जो अली अकबर बात कह रहा है वो भी देखनी है। और मुझे नहीं लगता कि ये कोई एहतजाज होगा, और अगर एहतजाज करना था तो आपको पता है कि अमरीकी सफ़ीर ने जो मुलाकात की उमर अयूब से और बाकी लीडरों से, और फिर अमरीकी जो कौंसल जनरल हैं उन्होंने शिबली फराज से मुलाकात की। तो शिबली फराज से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि ये IMF के लिए आए थे और हम IMF में सपोर्ट करेंगे, तो फिर एहतजाज कहाँ से होगा। और आज आपने खबर पढ़ी है ना कि जो IMF ने कहा आज आखिरी दिन है, वो जा रहे हैं जी, साइन नहीं करके जा रहे एग्रीमेंट जो बेल आउट पैकेज है, और उसमें एक वजह पॉलिटिकल जो अनसर्टेनिटी है वही है। और उन्होंने कहा है कि पहले पार्लियामेंट से और अपोजिशन से इसको स्टैम्प कराएं, जो आप बजट बना रहे हैं और जो हमने आपसे तय की हैं चीज़ें, उसके बाद तो आप, मुझे लगता है कि ये सियासत के लिए बातें ठीक है अज़हर साहब की भी और मीना खान की भी, लेकिन ये एहतजाज नहीं होगा ना। मौलाना साहब को भी इन चीज़ों का पता है, और मौलाना साहब का कल कुछ और मौक़िफ़ हो और आगे कुछ और हो। और ये इनके जो PTI के लीडर हैं, ये अमेरिकन को यकीन दहानी करा चुके हैं कि हमने IMF प्रोग्राम में सपोर्ट करना है, क्योंकि उसके बगैर कोई रास्ता नहीं। अगर नहीं करेंगे और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की तरफ जाएंगे, एहतजाज पे जाएंगे, तो फिर नुकसान किसी का नहीं होगा, मुल्क का होगा। और मुल्क का नुकसान ना PTI वाले चाहते हैं, ना कोई और सियासी जमात चाहती है। तो मुझे नहीं लगता ये सिर्फ बातें हैं, सियासत के लिए अच्छी बातें हैं। और उनका जो मौलाना फजल रहमान साहब के साथ भी वो कल कह रहे थे कि अभी तो बातचीत शुरू हो रही है, तो ये तहरीक इंसाफ मौलाना फजल रहमान का साथ मांग रही है, साथ ले रही है, क्या समझते हैं मौलाना साहब साथ देंगे तहरीक इंसाफ का? देखें अब्बास भाई, इमरान खान साहब कितने अरसे से जेल में है, आपको अंदाज़ा है ना, कितने लोग निकले हैं। अब मीना खान तो कह रहे हैं कि पूरा पाकिस्तान निकल आएगा, और अज़हर साहब कह रहे हैं इतनी शदीद गर्मी है। बातें उन्होंने खैर वो दूसरे अंदाज में की, लेकिन गर्मी वाकई है, और ये आगे गर्मी 1.5-2 महीने रहेगी, लोग नहीं निकलते इसमें। और जो इनके ज़्यादा वर्कर जो जहाँ से आते हैं KP से, वो तो वैसे ही गर्मी के दिनों पे पहाड़ों पे चले जाते हैं, मीना खान को पता है। तो इतना आसान नहीं है। आप या फिर अमेरिकन को आपके जो लीडर हैं वो कमिटमेंट ना देते कि हमने IMF प्रोग्राम की सपोर्ट करनी है। जब सपोर्ट करनी है तो फिर एहतजाज कैसे होगा? वो तो IMF खुद कह रहा है कि आप अपोजिशन ने हमें यकीन दहानी कराई है और आपने स्टैम्प करना है ये बजट भी और जो IMF का प्रोग्राम भी है, उसी वक्त ये साइन होगा ना। तो ये कमिटमेंट दे चुके हैं आपके लीडर, तो फिर आप एहतजाज कहाँ से करेंगे? एहतजाज करेंगे तो IMF तो नहीं आएगा। फिर IMF नहीं आया तो फिर आपके यहाँ पेट्रोल 500 रुपये का होगा और रोटी आपकी 100 रुपये की होगी। फिर आपको डिफ़ॉल्ट होने से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि आपने 32 अरब डॉलर अगले साल देने हैं, फिर आपने अगले साल इतने देने हैं, तो कहाँ से देंगे? तो आप या मुल्क की खातिर भी सोचेंगे, लाजमी बात है, आपके लीडर भी, मौलाना फजल रहमान भी। तो मुझे नहीं लगता, ये सियासी बातें बहुत हैं। मौलाना साहब के अपने भी आपको पता है क्या इंटरेस्ट हैं। अगर वो हल हो जाती हैं चीज़ें तो फिर मेरे ख्याल में इसीलिए ये अभी तेज़ी से ज़मानतें भी हो रही हैं, और IMF प्रोग्राम जब साइन हो जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा, तो उसके बाद सियासत का जो एनवायरनमेंट है वो डिफरेंट होगा। मीना खान साहब, ये तहरीक इंसाफ को मौलाना फजल रहमान साहब की ज़रूरत पड़ गई है, आपको यकीन है कि मौलाना साहब आपके साथ चलेंगे?
देखिए जी, जब भी किसी दो जमातों के अंदर इत्तेहाद होता है या इस किस्म की बात होती है तो वो एक ख़ास एजेंडे के ऊपर होती है। इस वक्त तहरीक इंसाफ समझती है कि उनके साथ 8 फरवरी के इलेक्शन में धांधली नहीं, धांधला हुआ है, सारा मैंडेट चोरी किया गया है। और मैं वसूख से कह रहा हूँ कि जहाँ पे हमारी हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, यहाँ पे भी हमारे सीट चोरी किए गए हैं। और आपको पता है कि हमने फ्लोर ऑफ द हाउस का है, और हमने या जी लास्ट जो सीएम साहब आए थे उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस। सर आपकी कौन सी सीट चोरी हो गई है? वहां पे आपकी तो हुकूमत है। और इसके ऊपर रिप्लाई करें मौलाना फजल रहमान के साथ जो आप लोगों का एक ये अली असगर साहब, ये जो हमारे हैं अली अकबर साहब, ये बड़ा नजदीक से देख रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा की पॉलिटिक्स को। इनको पता है कि कहाँ चोरी हुई है और कैसे चोरी हुई है। बात कहने का मकसद ये है कि हमारी सीनियर लीडरशिप वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, जैसे कि चेयरमैन इमरान खान साहब ने कहा है कि 3 पॉलिटिकल पार्टीज के अलावा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बात हो सकती है मैंडेट चोरी के ऊपर। तो उस सिलसिले में असद कैसर साहब और हमारी जो बाकी सीनियर लीडरशिप है वो उनके साथ उन्होंने एंगेजमेंट की है। अब इसके आगे जो है हम साथ जाएंगे, अकेले हम मुज़ाहमत करेंगे। जो भी तरीक़ाकार है, जो भी मॉड्यूल्स है, वो जो है वक्त के साथ जो है वो तय होती जाएंगी। लेकिन आप ये उम्मीद रखे सनाउल्लाह साहब तो कह रहे हैं कि 3 माह या 4 माह हो गए हैं और लोग नहीं निकले। अच्छा, मैं आपको वसूख से कह रहा हूँ कि यही तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं कि जिनकी वजह से, और तहरीक इंसाफ का नजरिया और तहरीक इंसाफ का बयानिया है कि जिसने बहुत से लोगों को घुटनों टेकने पर मजबूर किया है जी। यही तहरीक इंसाफ का नजरिया है। इमरान खान के साथ लोगों की वाबस्तगी है कि 8 फरवरी जो है बावजूद इसके कि तमाम हर्डल्स आए हम जीत चुके हैं। और यही मैं आपको अभी से कह रहा हूँ, मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ कि जब तहरीक इंसाफ के कायद हमें कॉल देंगे, तहरीक इंसाफ के कायद बताएंगे कि निकलना है, उस दिन आप देखेंगे कि जिस तरीके से ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा बल्कि पंजाब के जहां से लोग जो हैं इतना उससे नहीं निकलते। सर पाकिस्तान अब एहतजाज के मुजाहिरों का मुतामिल नहीं हो सकता। यहाँ पर आम लोगों की जिंदगी बहुत सफर हुई है, तो ये एहतजाज से निकल कर कोई और रास्ता क्यों नहीं है आप लोगों के पास? लेट मी क्लियर, दिस इज द लास्ट ऑप्शन। आपने एहतजाज की बात छेड़ी तो मैंने एहतजाज के ऊपर बात की। हमारा मुतालबा आज भी यही है कि हमारे जो ट्रिब्यूनल्स के अंदर केसेस हैं उनको फिल फोर्स सुना जाए और उसके ऊपर मेरिट के ऊपर फैसले किए जाएं। हम एहतजाज के ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि हमें पता है कि जिनको मैंडेट मिला है उनकी हुकूमत आएगी। हमारा आज भी यही मुतालबा है कि हमें इंसाफ दिया जाए, मेरिट के ऊपर इंसाफ दिया जाए। आज भी हमारा ये मुतालबा है। जो हमारे हुकूमत आपके पास है के बाद वो जो है उसके ऊपर मेरिट के ऊपर फैसले किए जाए। तो एहतजाज इज द लास्ट ऑप्शन, हमारा फर्स्ट ऑप्शन कभी भी नहीं है। सनाउल्लाह साहब से मुझे रिप्लाई लेने दें। मीना खान साहब, आप पहले KPK की जो यूनिवर्सिटियां हैं ना उनकी तनख्वाह और पेंशन दे दें। हमें मैसेज आते हैं गोमल यूनिवर्सिटी के पेंशनर के 3-3 महीने से आप हायर एजुकेशन के वजीर हैं, बेचारे लोग कुछ इस्लामाबाद में रह रहे हैं, कुछ किधर रह रहे हैं, वो रो रहे हैं, उनको 3 महीने 4 महीने से पेंशन और तनख्वाहें नहीं मिली। मेहरबानी करें, किसी यूनिवर्सिटी का सरबराह नहीं लगाया आपने, और उधर जो कुछ हुआ है आपको भी पता है। ये पहले मसले हल कर दें लोगों के। यार सुने, अब मुझे रिस्पॉन्ड करना जरूरी है। आपने आई डोंट नो कि किससे सुना और कैसे सुना, ये पिछले जो 1 साल की खैबर पख्तूनख्वा में जो गैर कानूनी गैर आईनी हुकूमत रही है उसके ऊपर भी आप मेहरबानी करके थोड़ी लबकुशाई करेंगे तो आपको केस और भी जो है बड़ा वाज़ेह हो जाएगा। अभी तो आपकी हुकूमत है, आप कुछ करें अब तो। सर यही कह रहा हूँ कि एक प्रोसेस हुआ है और 230 इलेक्शन रिफॉर्म एक्ट 2017 के आर्टिकल 230 की धज्जियां उड़ाई गई है, कोई NOC नहीं ली गई उससे। और यही एकेडमिया, खैबर पख्तूनख्वा की एकेडमिया, यहाँ के जो प्रोफेसर हजरात हैं वो उसके ऊपर सवालिया निशान उठा रहे हैं।
मेरी तमाम यहाँ के जो तंजीम है, असातिज़ा तंजीम है, फिफा वगैरह, उनके साथ बात हुई हमारी है। बात आगे निकल रही। मीरा खान साहब आपका पॉइंट आ गया है। मैं अब्बास साहब ये मैं बताऊं, अजहर सिद्दीक साहब वाइंड अप करने अब्बास साहब बात ये है कि लोगों के इश्यूज हैं, बिल्कुल इनके सियासी खदशात हैं, इनके लीगल इश्यूज भी हैं और वो हल होने चाहिए, उस पर कोई दो राय नहीं। लेकिन मसला ये है अब इनके पास हुकूमत है। अली अमीन साहब ने जो कहा कि जी हमारे 300 अरब रुपए कम दिए गए हैं, मैंने खुद चेक किया, रिकॉर्ड मेरे पास पड़ा है, मैं साबित कर सकता हूँ। 9 महीने का जो डेटा है, जो फिस्कल ऑपरेशन का जो डिवाइजेबल पूल से पैसे जाते हैं, पंजाब को, केपी को और सिंध को 70% जो उनका शेयर था वो रिलीज़ हुआ है। 3 महीने में 1 रुपया की कटौती नहीं हुई NFC के जो डिवाइजेबल पूल से, जिससे वो कह रहे हैं 300 अरब कम दिए गए हैं। बिल्कुल बेबुनियाद है, मैं आपको साबित कर सकता हूँ। थोड़े से पैसे ज़्यादा बलोचिस्तान को मिले हैं क्योंकि उनके रिलीज़ ही कम होते हैं। बाकी जो आपके पन बिजली के पैसे हैं वो बिल्कुल मिलने चाहिए, उसमें है वो हर साल जो थोड़े बहुत मिलते हैं वही मिलते हैं। ये माजी की हुकूमतें भी लड़ती चाहिए और अली अमीन साहब उस पर अपने मौके पे सही लड़ रहे हैं पब्लिक के हवाले से। लेकिन वो जो कहते हैं कि डिवाइजेबल पूल से 300 अरब कम दिए गए हैं, वो बिल्कुल गलत है। वो रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। जितने पैसे सिंध के बनते थे 9 माह में, उनको मिले हैं। प्रोग्राम के इस हिस्से में बड़ी एक अहम और बड़ी खबर है हमारे पास। हमारे रिपोर्टर सदाम मांगट ने हमारे साथ शेयर की है कि कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी CDA, उसमें 1200 गोश्त मुलाजमीन पकड़े गए हैं। इसकी क्या डिटेल्स हैं? मेरे साथ सदाम मांगट मौजूद हैं। सदाम मांगट, क्या इसकी डिटेल्स हैं? कौन कौन है ये मुलाजमीन और ये मुलाजमीन कहाँ पर हैं? पाकिस्तान में हैं या किसी और मुल्क में? देखिए जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे मौका दिया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये 1200 मुलाजमीन जो हैं, इनमें से कुछ जो हैं वो 2 साल से, कुछ 3 साल से, कुछ 4 साल से इदारे से गायब है। और हमारे जो सोर्सेज हैं उनसे ये पता, तमाम जो मुलाजमीन हैं इनमें से बेशतर जो हैं वो दुबई और सऊदी अरेबिया में वहाँ पर काम कर रहे हैं और मंथली जो सैलरी है वो CDA से वसूल कर रहे हैं। और अगर इन 1200 मुलाजमीन की जो तनख्वाहें हैं, जो माहाना तनख्वाहें हैं, उसकी अगर हम बात करें, चूँकि ये दर्जा चहारम के मुलाजमीन हैं, तो 4 करोड़ 80 लाख के राउंड अबाउट जो रकम है ये माहाना इन मुलाजमीन को अदा की जा रही थी। ये 1200 कुल मुलाजमीन हैं। कुछ अर्सा पहले ये शिकायत CDA को मसूल हुई थी, जिसमें बताया गया था कि बहुत सारे मुलाजमीन जो हैं वो अपनी ड्यूटियों से गायब हैं, जिस पर उन्होंने ये फैसला किया कि एक कार्ड बनाया जाए, दोबारा से सर्विस कार्ड जो है वो उसको दोबारा से बनाया जाए और इसका तमाम तर रिकॉर्ड जो है वो IT के ज़रिए एक कंप्यूटर में महफूज किया जाए। जब तमाम मुलाजमीन का रिकॉर्ड महफूज किया गया तो मजमूई तौर पर उस वक़्त CDA जो है 13,500 मुलाजमीन को तनख्वाहें जो है वो जारी कर रहा था। जब ये दोबारा कार्ड बनाए गए और डाटा चेक किया तो 11,700 मुलाजमीन ने सिर्फ और सिर्फ लॉगिन किया, बाकी 1800 मुलाजमीन जो था वो गायब था। उसमें से 600 मुलाजमीन जो है वो CDA ट्रेस कर चुका है। 1200 मुलाजमीन अभी भी जो है वो स्क्रीन से गायब है और बेशतर इनमें जो मुलाजमीन हैं वो बैरून ममालक अपना काम कर रहे हैं और यहाँ से भी तनख्वाहें जो हैं वो CDA से वसूल कर रहे हैं। और CDA कौन कौन से ममालिक के अंदर ये लोग काम कर रहे हैं? और अभी तक CDA की तरफ से 1200 मुलाजमीन है, कोई थोड़े 12 मुलाजमीन नहीं है, ये 120 मुलाजिम नहीं है, 1200 मुलाजमीन है। तो ये गैप किस तरह CDA फिल कर रहा है इन मुलाजमीन का और कौन कौन से मुल्क में ये लोग काम कर रहे हैं इस वक्त? देखिए, और इनकी कैटेगरीज क्या हैं जो मुलाजमीन जिनका इंकशाफ हुआ है गोश्त मुलाजमीन का? ये कैटेगरी की अगर हम बात करें तो इसमें बेलदार शामिल हैं, इसमें सफाई करने वाले शामिल हैं, इस तरह के जो अमला है वो शामिल है। और ये गायब इस वजह से हैं क्योंकि ये सारी, अगर हम थोड़ा पीछे चले जाएं मुख्तलिफ हुकूमतों के दौर में, ये सारी सियासी भर्ती जो है वो होती रही है। सियासी भर्ती हुए, फिर सैलरियाँ लेते रहे, तनख्वाहें लेते रहे, कुछ अरसा आते रहे, फिर गायब हो गए। जो ममालक की आपने बात की है, तो अब तक जो CDA की इंक्वायरी में चीज़ें सामने आई हैं, पता ये चला है कि बेशतर लोग, ज़्यादातर लोग इसमें से सऊदी अरेबिया में हैं और कुछ जो लोग हैं वो दुबई में हैं। अभी CDA ने इस पे अपनी इंक्वायरी मुकम्मल नहीं की है। जो CDA के मेंबर टेक्नोलॉजी हैं, उनका नुमान खालिद जो है वो इस पर बाकायदा इंक्वायरी कर रहे हैं और उनको इंक्वायरी अफसर मुकर्रर किया गया है। उनके साथ सिक्योरिटी का अमला शामिल है जो इसमें काम कर रहा है, उनकी मावनत कर रहा है। लेकिन इस इंक्वायरी टीम को जो हेड है वो नुमान खालिद जो है वो ज़ाती तौर पे कर रहे हैं और अब तक 1200 मुलाजमीन जो है वो पकड़े जा चुके हैं। इज़्ज़त कमाल पाशा, CDA एम्प्लॉयज़ यूनियन के रहनुमा भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया।
ये 1200 गोश्त मुलाजमीन की क्या स्टोरी है और क्या क्या इस पर इंक्वायरी हुई, कोई निशानदेही हुई कि ये लोग कौन हैं, किसने इनको भर्ती करवाया और सीडीए को कितना नुकसान है इस वजह से? बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपका। मैं कहता हूँ कि बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते। असल में देखें 2006 में हमने अपनी तंजीम के प्लेटफॉर्म से एक डिमांड मंजूर करवाई थी कि पूरे इदारे को डिजिटल किया जाए, क्योंकि जो मैनुअल भर्ती सिस्टम है उसके अंदर आपके पास ट्रैक एंड ट्रेस नहीं होता कि एक एम्प्लॉई आया, उसने ज्वाइन किया और फिर उसके बाद उसकी जो फर्दर वेरिफिकेशंस हैं, जिसको आप उसका सर्विस कार्ड कह सकते हैं, उसकी पेंशन बुक कह सकते हैं, उसका जीपी फंड कह सकते हैं। तो ये जो मांगड़ साहब ने बात की है, ये मैं इससे बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ। और ये 1200 जो इन्होंने बात की है, इसमें एक एडिशन और भी है कि ऐसे मुलाजमीन जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं उनको सियासी तौर पे उनके वालिदैन को डेथ उनकी डिक्लेयर करके उनको पीएम पैकेज के अंदर 8-8, 10-10 लाख रुपए रिश्वत लेके भी भर्ती किया गया सीडीए के अंदर। और अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर यूनियंस का रोल जो है वो बड़ा कमज़ोर रहा। देखिए बात यह है कि सीडीए का मजदूर बहुत मेहनत कश है, इसमें माली है, बिलदार है, खाकरोब है, नायब कासिद है, सिक्योरिटी गार्ड है, मेसन है, प्लम्बर है, और एक एवरेज जो सैलरी है वो 40,000 रुपये है। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और वेरीफाई कर दूं। ये अब अच्छा मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, आपने कहा कि मजदूर हैं, बेलदार हैं, माली हैं, तो सीडीए में कुल कितने मुलाजमीन हैं? 1200 तो हो गए गायब। तो सीडीए में इसका मतलब है कि 2400-4800 मुलाजमीन और भी होंगे जो इस वक्त काम कर रहे हैं। देखिए हमारी दो कैटेगरीज हैं, एक है गजटेड, एक है नॉन गजटेड। गजटेड में ऑफिसर्स आ जाते हैं, नॉन गजटेड में लोअर स्केल आपका मजदूर तबका आ जाता है। ये क्यूमुलेटिव फिगर जो आपका बनता है वो 10-10.5 हज़ार मुलाजमीन बनते हैं और राउंड अबाउट 3 से 4 हज़ार आपके अफसरान। तो ये 14 से 15 हज़ार का एक बहुत बड़ा चंक है जो इस्लामाबाद की वाटर सप्लाई, एनवायरनमेंट, सिटी सीवरेज, सैनिटेशन, आपका ऐवान सदर, पार्लियामेंट हाउस, लॉजेस, ये सब चला रहा है। और एक मेरा ख्याल है कि सीडीए एक पाकिस्तान का, ये इस्लामाबाद शहर टॉप 10 सिटीज़ में आता है। लेकिन इसमें आपको मैं बताऊं कि गोश्त मुलाजमीन में खाली लोअर स्केल स्टाफ नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक डिप्टी डायरेक्टर जो कि 17वें-18वें स्केल का ऑफिसर है, उसका भी इंकिशाफ हुआ है कि वो वहाँ बैठा हुआ है, यहाँ से 1.5 लाख रुपए प्लस इंसेंटिव, बेसिक्स, ईद अलाउंस की मद में वो तनख्वाहें ले रहा है। तो ये जो एक फिगर 4-5 करोड़ का आप बता रहे हैं, ये इससे कहीं बड़ा है। इसकी जो सियासी पुष्पनाई है वो हर अदवार में सियासी पार्टियां करती हैं, हुकूमतें आती हैं, लोकल एमएनएस के ऊपर प्रेशर होता है, इलाकाई लोगों की भर्ती का प्रेशर होता है, और फिर उसमें ना क्वालिफ़िकेशन देखी जाती है, ना क्राइटेरिया देखा जाता है। हमारे जो इस वक्त मौजूदा सीबीए सीडीए में चल रहा है, सबसे बड़ा किरदार उनका इसके अंदर, ये जो 180 जाली डेथ सर्टिफिकेट पे भर्तियां करवाई गई, उसमें मजदूर यूनियन का बड़ा किरदार है, प्लस ये गोश्त मुलाजिम। कोई इंक्वायरी वगैरह नहीं हुई कोई बड़े लेवल के ऊपर? जनाब इसके ऊपर मैं तो शुक्रगुजार हूँ। हमने एक दरख्वास्त दी कि भाई सीडीए के अंदर ये सर्विस कार्ड, इसको चिप एंड पिन किया जाए, ये दी। फिर एक ओवर टाइम का जो स्ट्रक्चर है सीडीए में वो मैनुअल है, उसमें अरबों रुपए का है, आप करोड़ों की बात नहीं मैं करूंगा कि वाटर सप्लाई का मजदूर है। अब जब 14,000 मजदूर ओवर टाइम करेगा तो ये महीने के करोड़ों अरबों रुपए के बिल बनते हैं। मैंने इसके ऊपर भी कहा कि इसको डिजिटलाइज किया जाए, क्योंकि लोग यहाँ मौजूद नहीं हैं और बाहर बैठ के यहाँ से तनख्वाहें भी ले रहे हैं, और इनके खिलाफ इंशाअल्लाह ताला इंक्वायरी फाइनल स्टेज के ऊपर है, और ये सारे ना सिर्फ निकाले जाएंगे, इनसे बाकायदा रिकवरीज भी की जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। कब तक, ये कैसे मुमकिन है? इसके ऊपर जो आईटी का इन्होंने जिक्र किया, मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा हमारी बदनसीबी ये है कि हमारे कॉन्स्टेंटली पिछले 6 महीने में कुछ 4 से 5 चेयरमैन चेंज हो चुके हैं। आपको पता है कि तसलसल होना बहुत ज़रूरी है। एक इंक्वायरी चलती है, उस पे ऑफिसर्स लगते हैं, नए चेयरमैन आ जाते हैं, वो इंक्वायरी पीछे हो जाती है। अच्छा, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर भी सीडीए के बहुत से मामलात आए थे, क्या आप उसके ऊपर भी कोई कमेंट कर सकते हैं? आपके चैनल के तवज्जुह से मैं आज एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देना चाहता हूँ, और ये विद एविडेंस है, ऑन रिकॉर्ड है, कि सीडीए के अंदर पिछले 12 साल में 16 से 16.5 अरब रुपए की जाली कोटेशंस थ्रू डिफरेंट मेंबर, बोर्ड मेंबरान, थ्रू डिफरेंट करप्ट अफसरान और थ्रू डिफरेंट करप्ट यूनियंस के इस इदारे को बड़ा बेदर्दी से लूटा गया है। इसके अंदर रोडों के ऊपर आप देखते हैं अक्सर औकात के जी काम लगा हुआ है,
वो काम अगर 5 लाख की कोटेशन हुई है तो वो काम मुकम्मल अच्छा, ये किया मामला जाता है, वो claim कर लेते हैं। कहाँ तक पहुंचा है ये मामला? इस मामले को जी मैंने उठाया था और इसकी मैंने बड़ी प्राइस भी पे कर रहा हूँ, मुझे इस पे बड़े थ्रेट्स भी आए और मुझे ये तक कहा गया कि तुम्हारी यूनियन को बैन करवा दिया जाएगा। ये बड़े हायर लेवल से गेम्स चलती हैं इसके अंदर और इसमें टॉप ये मामला हम लेके गए। सबसे पहले हमारे जो एक्स चेयरमैन थे नूरुल अमीन मैंगल साहब, उन्होंने इस पे एक्शन लिया। उसके बाद उन्होंने इंक्वायरी कॉल की, बाकायदा डाटा रिकॉर्ड और फिर ये मामला पब्लिक कमेटी में जाके फिर कौमी इलेक्शन आ गए और उसके बाद ये मामला आगे नहीं चला। आपसे हमारी अपील है कि इसके ऊपर आप ज़रूर हमारी आवाज़। इस खबर के हवाले से जो मेंबर टेक्नोलॉजी नुमान खालिद हैं, उनकी सदाम मांगड़ साहब से बात हुई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि तमाम मुलाजमीन को मार्च की डेडलाइन दी गई थी। जिन मुलाजमीन ने मार्च तक अपना डाटा लॉगिन नहीं किया उन्हें सैलरी नहीं दी जाएगी। 3 मुख्तलिफ ज़राए से डाटा इकट्ठा किया है। हतमी डाटा जब आएगा तो उसकी बुनियाद पर तहकीकात का आगाज़ किया जाएगा। घोड़ मुलाजमीन, इन्वायरमेंट विंग और मुख्तलिफ और जो डिपार्टमेंट्स हैं CDA के, उनसे इनका ताल्लुक़ है। ये मेंबर टेक्नोलॉजी एंड डिजिटलाइजेशन नुमान खालिद साहब का मौक़िफ़ है, ये जो आप तक हमने पहुँचाया है। और प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। सदाम मांगड़ आप शुक्रिया और इज़्ज़त कमाल पाशा साहब आपका भी शुक्रिया। अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अब्बास शबीर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।